नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम में हम रोजाना करंट अफेयर के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, मेरी टीम के द्वारा आपकी यथोचित हेल्प की जाएगी। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की तरफ से जो इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं या जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में भी जानने के लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए स्वदेशी होवित्जर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये न्यूज़ में है और ये बहुत ही प्राइड मोमेंट की वजह से न्यूज़ में है। अभी हाल ही में लाल किले पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि 75 साल हुए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज हमने पहली बार वो आवाज़ सुनी है जिसको सुनने के लिए हम हमेशा से लालियत थे। 21 तोपों की सलामी जो तिरंगे को दी जाती है उसमें पहली बार स्वदेशी निर्मित तोप का प्रयोग किया गया था। तो उस तोप का जो नाम है वो यही है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो देखिए चाइना कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रहा है कि हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को वो अपने पक्ष में कर ले और एक तरीके से कहा जा सके तो भारत को घेरने की उनकी सारी की सारी नीतियाँ चल रही हैं। इसी नीति के तहत वो नेपाल के साथ एक समझौता पहले से ही कर चुके थे। अब इसको तेजी से काम करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। हाल ही में जो चीनी विदेश मंत्री थे और नेपाल के विदेश मंत्री थे उनके द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि ये जो चाइना और नेपाल की एक पार्टनरशिप है इसको हम और ज़्यादा बेटर कैसे करेंगे। तो ये क्या है और इसके अलावा और अन्य किन किन समझौतों पर बातचीत हुई है चीन और नेपाल के बीच में, इस टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। देखिए पीआईबी और जो AIR-FM न्यूज़ है उन दोनों पर इसको कवर किया गया था। हाल ही में इस मिशन के तहत जो लक्ष्य रखा गया था उसको समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद युवाओं हेतु वैश्विक रोजगार रुझान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर और भारत के लिए क्या क्या फाइंडिंग्स रही थी, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न हम देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि ILO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। हालांकि मैं अपने पिछले करंट अफेयर के वीडियोस में इसको कवर करा चुकी हूँ। देन हमारा लास्ट टॉपिक होगा भारत और मलेशिया के बीच एक वायुसेना अभ्यास देखिए हो रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से। देखिए एक्सप्लेन्ड का एक आर्टिकल आया था कि ATAGS ये क्या है, इंडिजीनियस होवित्जर है जो कि इंडिपेंडेंस डे पर जो 21 गन का एक सैल्यूट दिया जाता है इसमें इसको यूज़ किया गया था। तो ठीक है, ये तो कंटेक्स्ट था, ये हमने समझ लिया। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, तो एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, याद रखने में आसानी होगी। तो देखिए जो होवित्जर वर्ड है दरअसल एक अम्ब्रेला टर्म है जो लगभग लंबी दूरी की जितनी भी तोप होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो होवित्जर लंबी दूरी की तोपों की श्रेणी के लिए क्या है, एक अम्ब्रेला शब्द है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो ATAGS है इस परियोजना की शुरुआत कोई अभी नहीं हुई थी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लंबी लंबी परियोजनाएं चलाई जाती हैं तब जाके उनके आउटकम्स दिखने शुरू होते हैं। जैसे ये वाली परियोजना 2013 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। और दरअसल उद्देश्य ये था कि जो भारतीय सेना में पुरानी तोप हैं उनको हमें रिप्लेस करना है और 155 mm आर्टिलरी गन से उनको बदल देना है। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए ये जो ATAGS है इसको DRDO द्वारा तो विकसित किया गया है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो निजी फर्म है। कौन कौन सी, फोर्स एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, इनके 2 फर्म है उन्होंने इसको निर्मित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फोर्ज और एक दूसरा नाम।
तो ये ध्यान हो गया। उसके बाद देखिए जो DRDO की एक लेबोरेटरी है, ठीक है, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, वो बेसिकली इस परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी का काम कर रही है। यानी कि DRDO के बिहेफ पे ये वाली जो एजेंसी है ये इस परियोजना के लिए एक मेन पार्टनर है। ठीक बात है। तो देखिए इस प्रणाली का जो वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि हमने जितने टेस्ट वगैरह करने थे वो सब कर लिए हैं। फिलहाल इसका मूल्यांकन किया जा रहा है किसके द्वारा, तो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के द्वारा। और ये जो DGQA है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो DGQA है दरअसल ये सशस्त्र बलों को जो आपूर्ति किए गए सभी हथियार, गोला बारूद, उपकरण और स्टोर, इनकी जो गुणवत्ता आश्वासन है इसके लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हमने समझी, लेकिन पर्टिकुलरली तोप के क्या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे जो 155 mm की ये जो तोप है ये दुनिया में सबसे अधिक दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जो लंबी दूरी की तोप होती है उन्हीं के लिए एक अम्ब्रेला वर्ड होविज़र यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी होविज़र वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये लंबी दूरी तक गोले दागने में सक्षम एक तोप है, ठीक है। और जैसे ही इसको बाकायदा सेना में प्रॉपरली शामिल कर लिया जाएगा, जितनी संख्या हमें चाहिए उतनी संख्या में शामिल कर लिया जाएगा, तो इंडिया कम से कम इस वाले सेक्टर में एक आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है पेश करेगा। तो देखिए पहले हमारे पास बोफोर्स तोप थी, राइट, उनके तुलना में ये जो है ये 48 किलोमीटर की दूरी तक जो है गोले मार सकते हैं। बोफोर्स का जो था वो लगभग 32 किलोमीटर समथिंग था अप्रॉक्सीमेटली, ±24 कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिए 48 किलोमीटर तक अपना जो है मारक क्षमता रखती है। हर मिनट इससे 5 गोले जो है दागे जा सकते हैं। इसमें एक सेल्फ लोड सिस्टम है जो बिल्कुल ऑटोमेटिक राइफल के जैसा है। जैसे ऑटोमेटिक राइफल में आपको कारतूस लोड करने का जो एक मतलब आप कह सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, प्रणाली होती है, इसी तरह इसमें भी एक सेल्फ लोड सिस्टम है, राइट। इससे रात में भी आसानी से निशाना साधा जा सकता है। ये एक काफ़ी बड़ी टेम्परेचर रेंज में काम करने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये बेटर काम करती है, ठीक है। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन से भी ये क्या है, लेस है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि लंबी दूरी तक गोले फेंकने में सक्षम एक तोप भारत के द्वारा बनाई जा चुकी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। वो न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि लाल किले पे 21 तोपों की सलामी में उसको यूज़ किया गया। उसकी स्पेसिफिकेशंस हमने देख ली है, निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है ये हमने देख लिया है, ठीक बात है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बाकी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर भारत में काम किया जा रहा है और जिनको आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी के जो है एक आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, बनाने की बात भारत में की जा रही है। तो उनके बारे में भी आपको पता हो कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आइए अब हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए धनुष, जब भी ये AATAGS की बात आएगी तो धनुष की भी बात आएगी, क्योंकि अगेन ये भी क्या है, होवित्ज़र है, इसका भी निर्माण देखिए भारत कर रहा है। तो AATAGS इसको और साथ में धनुष को दोनों को थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। तो धनुष के बारे में स्टेटमेंट ये है कि जो 155 mm इंटू 45 mm होगा, उसका धनुष होवित्ज़र जो है वो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया यानी कि जो AWE है उस लिमिटेड के द्वारा निर्मित जो है की गई है। इज इट राइट और रॉन्ग? फिर पूछा हुआ है L&T ने जो दक्षिण कोरिया है उसकी हनावा डिफेंस के साथ ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी व्यवस्था के तहत जो वज्र तोप है उनका निर्माण किया गया है। बेसिकली हम तोप्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर जो महिंद्रा डिफेंस है वो भारत में BAE सिस्टम की M777 हल्के वजन की होवित्ज़र का निर्माण कर रहा है, ठीक है। फिर है कि जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है वो निजी फर्म लार्सन एंड टुब्रो के साथ ATAGS होवित्ज़र का निर्माण जो है कर रहा है। अब आपको यानी कि ये पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर करने के लिए
कि किस चीज़ का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और हमें ये पता भी होना चाहिए, राइट। इससे प्रश्न बन भी सकता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो अभी देखिए, मान लीजिए ये 3 आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जो ATAGS है वो तो पढ़ा है ना। तो ये क्या कह रहा है, उसका निर्माण DRDO के साथ कौन कर रहा है, लॉयसन एंड टुब्रो कर रहा है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, तो फोर्ज है और दूसरा कौन सा है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वही हमारी क्या है, गलत है, ठीक है, तो ये हमारी गलत है। इसका मतलब जो ऊपर की 3 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है और ये आपको याद करनी है, राइट। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, सही नहीं पूछा गया है, तो जो फोर्थ है ये हमारा आंसर जो है हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक क्या है, अगेन जो हमारा एक पड़ोसी देश है जो हमारे नाक में दम करके रखता है, लगातार न्यूज़ में रहता है, उसी के बारे में है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। हिंदुस्तान टाइम्स में बेसिकली ये एक आर्टिकल आया था कि जो चाइना और नेपाल है उन्होंने एग्री कर लिया है ट्रांस हिमालयन रेलवे के लिए। तो देखिए जो चीन और नेपाल है, इन्होंने बेसिकली इस आप कह सकते हैं मल्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क को बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। थोड़ा सा नाम पे फोकस करते हैं, मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसके अंदर होंगी। कनेक्टिविटी चीज़ों को लिंक करेगा रोड के द्वारा, रेलवे के द्वारा, और ऐसा एक पूरा नेटवर्क बनाएगा, कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क बनाएगा। देखिए आपको पता होगा नेपाल क्या एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि समुद्र तक उसकी डायरेक्ट पहुंच नहीं है। तो बहुत लंबे समय तक नेपाल अपने सामानों की आवाजाही के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए इंडिया पे डिपेंड रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीन ने नेपाल के साथ कुछ इस तरह के समझौतों पर साइन किया है कि नेपाल का झुकाव धीरे धीरे चीन की तरफ होता चला गया है। और चीन की एक डिप्लोमेसी ये है कि वो पैसे के बेस पर जो है आप कह सकते हैं दोस्त बनाते हैं। तो वो नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी सारा मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी के बेस पर नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होता जा रहा है। लेकिन जो नेपाल की पोजीशन है वो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो अगर नेपाल में चाइना का प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और विशेषज्ञों के द्वारा इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीन की भारत को घेरने की एक साजिश है। तो इसका मतलब इस नेटवर्क के बारे में ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिहाज से हमें पता हो, बल्कि अगर हम मेंस में कोई प्रश्न लिख रहे हो जिसमें चीन इंडिया की बात कर रहे हो और या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ और चीन की बात कर रहे हो, तो इसको आप एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी अगर कोई प्रश्न आता है तो भी देखिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो देखिए चीन ने 2022 में बहुत सारी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नेपाल को 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या है अनुदान दिया है। इतना ज़्यादा पैसा वो दे रहे हैं। अभी जो विदेश मंत्री उनके दोनों के आपस में बैठे और कुछ समझौतों पर साइन हुआ है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से समझौते थे। एक तो जो चीन है वो क्या करेगा, जो चीन नेपाल सीमा पर रेलवे की व्यवहार्यता है, ठीक है, इसका अध्ययन के लिए वित्त पोषण करेगा। यानी कि चीन नेपाल सीमा पर अगर हम एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो उसकी कितनी फिजिबिलिटी रहेगी, इस बात के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। इस तरह की स्टडीज़ में काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चीन ना सिर्फ पैसा देगा बल्कि चीन अपने विशेषज्ञ भी नेपाल भेजेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, चीन नेपाल में ज़मीनी सर्वेक्षण करने के लिए जो विशेषज्ञ उनको भेजेगा। अब देखिए चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में कई बार पढ़ चुके हैं, इसके तहत जो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है इसका निर्माण किया जाएगा। ये एक समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों पक्ष अदर परियोजनाओं पर भी काम करने पर सहमत हुए हैं। जैसे जो काठमांडू रिंग रोड है उसका एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पावर इंटरकनेक्शन परियोजनाएं हैं इनको भी गति देने की बात कही गई है, ठीक है। बस एक नॉलेज में आपके रहे, याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। जो याद रखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इसको ट्रांस हिमालयन नेटवर्क भी कहते हैं। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन इस नाम के साथ ना इस नाम के साथ आ जाए, तो दोनों नेम आपको पता होने चाहिए।
फिर देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत नेपाल और चीन के बीच क्या है, एक आर्थिक गलियारा है। यानी कि अगेन BRI का एक पार्ट के रूप में चीन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे BRI के एक पार्ट के रूप में ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की तरफ से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, जिस पर भारत जो है कई बार आपत्ति जता चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत की संप्रभुता का हनन करता है। तो जैसे BRI का एक पार्ट हमारा CEPC है, इसी तरह एक पार्ट ये भी है। ठीक बात है। इस नेटवर्क में कई परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जो कि नाम से ही पता चला था, जैसे एक परियोजना तो बनाई जा रही है चीन नेपाल रेलवे। दूसरा क्या है, चीन नेपाल रेल परियोजना व्यवहार्यता जो है वो अध्ययन के चरण में है अभी, यानी कि बनाया नहीं जा रहा है, इसकी जो है आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शुरू नहीं हो गया, बस स्टडी कर रहे हैं कि इज इट फिजिबल और नॉट, क्या ये बन के किसी काम का भी रहेगा या नहीं रहेगा, या बना भी पाएंगे नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो टेरेन है, वो जो एक ज्योग्राफिकल पूरा का पूरा एरिया है पहाड़ी है। ठीक है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत देखने को मिलती है, पहाड़ का एक अपना इकोसिस्टम होता है, तो वहाँ पे स्टडी प्रॉपर करके ही किसी चीज़ का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह स्टडी जो है हो रही है। इतना आपने समझ लिया। और क्या क्या परियोजनाएं चीन और नेपाल के बीच में चल रही हैं, तो देखिए जो सुरंग सड़क है उनका निर्माण हो रहा है, एक अरानिको राजमार्ग है उसके अपग्रेडेशन को लेके काम कर रहा है, जो कोडारी गांव की सीमा और झांगुन का जो चीनी सीमा है उस पर समाप्त होता है। ठीक है, सीमा बंदरगाह जो है उनकी बहाली की जा रही है। और इसके अलावा ये जो नेटवर्क है इसमें कोशी इकोनॉमिक कॉरिडोर, करनाली इकोनॉमिक कॉरिडोर और साथ में जो गंडकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी जो नेपाली परिवहन बुनियादी ढांचा है उसमें आंतरिक सुधार भी शामिल है। मैंने आपको बताया ना सिर्फ एक परियोजना बल्कि अन्य और बहुत सारी परियोजनाओं पर दोनों कंट्रीज काम कर रहे हैं, जिनमें से चंद के नाम यहाँ आपके सामने रखे गए हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा नेपाल में की जा रही है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौती भी है कि कैसे वो अपने मित्र देश नेपाल के साथ अपने संबंधों को साझा रखे। यहाँ पर मीन्स के लिए आप ये भी पढ़ सकते हैं कि क्या नेपाल चाइना कार्ड को प्ले करके भारत के सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है। तो इस तरीके से भी आप जो है अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक बात है। तो आइए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। जो हमने ये मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क पढ़ा है, इसके संबंध में कुछ कथनों पर आपको विचार करना है। इट्स एन इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो हो जाएगा। तो देखिए, इसका उद्देश्य जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उससे इतर यानी कि उससे अलग एक ट्रांस हिमालयन नेटवर्क का क्या है, निर्माण करना है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है इसके तहत नेपाल द्वारा चीन नेपाल सीमा पर जो रेलवे का एक व्यवहार्यता अध्ययन है उसका वित्त पोषण किया जाएगा। तीसरा ये कह रहा है इस नेटवर्क में कोशी इकोनॉमिक कॉरिडोर और गंडकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी जो नेपाली परिवहन बुनियादी ढांचे में आंतरिक सुधार वाली परियोजनाएं हैं वो भी शामिल है। तो आइए देखते हैं, बहुत हल्का हल्का चेंज करके स्टेटमेंट्स बनाई गई है, एक बार से पढ़ने में ठीक लगती है लेकिन ध्यान से देखिए। पहले क्या कह रहा है, BRI इनिशिएटिव से इतर से अलग, लेकिन क्या ये तो BRI का ही एक पार्ट है ना, तो अलग नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा ये क्या कह रहा है, नेपाल के द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। नेपाल भला चीन की किसी परियोजना को क्या वित्त पोषित करेगा, राइट? चीन के द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, तो अगेन एक वर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इसको। तो यहाँ पे देखिए पूछा कौन सा सही है, तो केवल तीसरा हमारा सही है, तो यानी सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए बढ़िया। अब करते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक, क्या है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। देखिए जो मिशन था NIPM, इस मिशन ने जो टीचिंग ऑफ 1 मिलियन स्टूडेंट थी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस पे, वो बेसिकली अटेन कर लिया है। देखिए योजना की समय सीमा थी कि 15 अगस्त 2022 तक हम क्या करेंगे, कुछ 10 लाख छात्रों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अवेयर करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन 31 जुलाई 2022 को ही इन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया था। अच्छा, 15 अगस्त का ही एक आप कह सकते हैं डेडलाइन क्यों रखा गया था? देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, राइट? हम सब इसके बारे में कितना जान रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं।
तो जो हमारा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है उनके द्वारा बौद्धिक संपदा कार्यालय और जो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक है, ठीक है, उनके कार्यालय के सहयोग से शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था कि एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके अनुरूप हम बौद्धिक संपदा जागरूकता जो है बढ़ाएंगे। तो इसलिए 15 अगस्त की एक डेट रखी गई थी, लेकिन अच्छी तरीके से काम किया, उससे पहले ही इसके टारगेट को अचीव कर लिया गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? सबसे पहली बात तो ये जो मिशन है इससे संबंधित नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, और उसके अंदर भी जो बौद्धिक संपदा कार्यालय और पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक ऑफिस है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुई है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो बौद्धिक संपदा पर प्रशिक्षित छात्र या शिक्षक थे वो कितने हैं? तो करीब आप देखिए 10,05,272 थे, ठीक है। फिर कितने शिक्षण संस्थानों को इसके अंदर कवर किया गया है? तो 3,662 को जो है कवर किया गया है। फिर भौगोलिक कवरेज कैसी रही है? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को इसके तहत जो है कवर किया गया। तो मतलब व्यापक लेवल पर ये प्रोग्राम हमने चलाया था। अब इस मिशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो बहुत आसान सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या है। भाई कोई भी स्कीम, कोई भी परियोजना, कोई भी मिशन क्यों चलाया जा रहा है, इस क्यों का आंसर कहाँ छुपा हुआ है? उसके उद्देश्य में। तो देखिए, देश में लगातार जो है इनोवेशन पर, अनुसंधान पर क्या कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं। हाल ही में देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाल किले से एक अपना संबोधन दिया गया देश के नाम, उस पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो हमारे द्वारा आने वाला है। उस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने उस अपनी स्पीच में कहा है उसमें से क्या आपके प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए और जो लोग मेंस 2022 दे रहे हैं उसके लिए क्या काम का है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। उस वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसी स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देखिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये नारा हमारे पास पहले से था, इसमें मैं जय अनुसंधान जोड़ता हूँ। तो जब आप रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो आप अपनी खोज को बचा के भी तो रखना चाहेंगे। तो वहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम आ जाता है कि भाई जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने खोज की है, आपकी कोई कलाकृति, आपकी कोई बुक, आपकी कोई इनोवेशन, कोई मशीन आपने बनाई है, उसका पेटेंट रखना चाहते हैं, अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं। तो देश में इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पता होना चाहिए कि कल को अगर वो कोई खोज करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो उस पर वो अपने ओनरशिप राइट रख सकते हैं। तो इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, इनके बारे में देश भर में जागरूकता फैलाना इस मिशन का उद्देश्य था। तो उद्देश्य को समझाने के लिए पूरी मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, ठीक बात है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, जिससे कि समाज में क्या है, एक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास होगा, ठीक है। इसमें ये टारगेट रखा गया था कि पूरे भारत से 10 लाख छात्रों के बीच बौद्धिक संपदा पर जागरूकता बढ़ाकर एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें क्या है, योगदान देना है, ठीक बात है, आसान है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चरणों में या 2 स्तरों पर जो है छात्रों को प्रशिक्षित करता है। एक होता है आपका लेवल ए, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्र शामिल हैं। दूसरा लेवल बी होता है जिसमें विश्वविद्यालय या कॉलेजों के छात्र शामिल हैं, राइट। अब एक बेसिक चीज़ हमें पता हो कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। हालांकि मैं बहुत बार अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बेसिक आइडिया फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, IPR व्यक्तियों को उनकी जो बौद्धिक रचना होती है उन पर दिए गए अधिकार हैं। जैसे अगर आपने कोई आविष्कार किया है, आपने साहित्य में कुछ ऐसा जो है सर्जन किया है, कोई कलात्मक कार्य किया है, कोई पेंटिंग आपने बनाई है, कोई म्यूजिक आपने बनाया, कोई बुक आपने लिखी है, या फिर वाणिज्य में आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है, कोई ब्रांड नेम आपने रखा है, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उन सारी चीज़ों पर जो प्रतीक है, जो उनका नाम है, जो उनका चित्र है, ये सब शामिल हो सकते हैं,
ठीक बात है। तो आमतौर पर जो निर्माता है जिसने ये चीज़ बनाई है उसको एक निश्चित अवधि के लिए क्या है, विशेष अधिकार प्रदान करता है। देखिए, जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं उसमें आपका पूरा थॉट प्रोसेस लगता है, मनी लगती है, आपका बहुत सारा एफर्ट लगता है। अगर वो चीज़ बनते ही पब्लिक एकदम यूज़ करने लगेगी तो आपको क्या मिला? तो इससे क्या होता है, नवाचार को हतोत्साहन मिलता है कि मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, जब कोई और बना देगा तो मैं भी यूज़ कर लूँगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए जिसने बनाया है उसको ओनरशिप के राइट दे देते हैं कि भाई आपके अलावा कोई और नहीं यूज़ कर पाएगा। अगर कोई यूज़ करना चाहेगा तो उसको क्या है, आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस वो आपको देगा और उसके बदले उस चीज़ को यूज़ कर सकेगा, ताकि इनोवेशन को, खोज को, रचनात्मकता को क्या है, प्रोत्साहन दिया जा सके। लोग नई नई चीज़ों को बनाएं ताकि फिर उसका यूज़ करके वो फ़ी के रूप में अपना एक जो है आप कह सकते हैं बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए राइट्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा थी उसका जो अनुच्छेद 27 था उसमें इनका जो है उल्लेख किया गया था। तो इंटरनेशनल लेवल पर मानव अधिकारों की यानी कि ह्यूमन राइट्स के रूप में भी इनको इंक्लूड किया गया है। बौद्धिक संपदा के महत्व को पहली बार औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए जो पेरिस कन्वेंशन था 1883 और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए जो बर्न कन्वेंशन था 1886 के द्वारा मान्यता दी गई थी। दोनों संधियों को जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो है, ठीक है, इसके द्वारा क्या है, प्रशासित किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे, इनको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब बौद्धिक संपदा के कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 4 टाइप्स बोलते हैं। मैंने थोड़ा डिटेल में आपको दिखाया, तो देर आर लाइक 7 टाइप्स, राइट। इनको देखिए, तो एक तो आप पेटेंट करा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मशीन बनाई है, आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। एक आपका कॉपीराइट होता है, कोई बुक आपने लिखी है, ठीक है। औद्योगिक डिजाइन अधिकार होता है, कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन आपने बनाया, जैसे आप एक पूरा एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मान लीजिए आप कोई एक पूरा डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो करा सकते हैं। ट्रेडमार्क हो सकता है, अलग अलग ब्रांड्स के अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं। पौधों की किस्म के अधिकार होते हैं, ठीक है। भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। और व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट्स को भी कई जगह पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में जो है संभाल के रखा जाता है। अच्छा, भारत में कौन से वो कानून है जिसके द्वारा इनको प्रशासित किया जाता है? तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन 2005 में हुआ था, और फिर एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है हमारी 2016 की। तो जब कभी मेंस के लिए पढ़ेगा तो इन दोनों को डिटेल से पढ़िएगा, राइट। अब आइए, ये जो हमारा जागरूकता मिशन था, अगेन अ इजी क्वेश्चन, कि आपने जो पढ़ा है क्या उससे प्रश्न सॉल्व हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है, इससे संबंधित 2 कथनों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है। इजी वन। दूसरा कह रहा है ये कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय, ठीक है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत तथा गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्या है, कार्यान्वित किया जा रहा है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए अब बात करते हैं 4th टॉपिक की, क्या है, युवाओं हेतु वैश्विक जो रुझान हमारे हैं, रोजगार रुझान है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उन्होंने युवाओं हेतु वैश्विक रोजगार रुझान 2022 युवाओं के भविष्य परिवर्तन में निवेश, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। दरअसल ये जो रिपोर्ट है ये ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन, इसके एक भाग के रूप में जारी की गई थी। बड़े बड़े से नेम है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बस पता हो ये एक रिपोर्ट थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। देखिए, बात करें 2022 की, तो लगभग 40% युवा पुरुषों की तुलना में वैश्विक स्तर पर केवल 27% महिलाओं को, युवा महिलाओं को रोजगार के अवसर होने का अनुमान है, यानी कि महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही कम है। फिर ये कह रहा है कोविड महामारी ने 15 से लेके जो 24 साल की आयु के लोग थे उनके सामने कई श्रम बाजार चुनौतियों को और बदतर कर दिया है। देखिए, वर्ष 2020 की शुरुआत से वयस्कों की तुलना
तुलना में जो ये 15 से 24 साल वाली एक एज है, इनको जो है रोजगार का अधिक नुकसान हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है जो उच्च आय वाले देश हैं वो तो फिर भी 2022 के अंत तक 19 के टाइम पे जो दर थी एक, उतनी ही जो है समान बेरोजगारी दर हासिल कर लेंगे, लेकिन जो अन्य देश हैं उनमें ये जो है 1% से अधिक रहने का अनुमान है। क्या बात हुई इस चीज़ का, इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अमेरिका में कोविड से पहले जो बेरोजगारी दर थी वो 4% थी, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अभी 2022 के एंड तक, अभी मान लीजिए वहाँ पे कोविड के बाद बेरोजगारी दर 5%, 6%, 7% हो गई, लेकिन रिपोर्ट कहती है 22 के अंत तक वो फिर से 4% पर आ जाएंगे। लेकिन जो अन्य कंट्रीज़ है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोविड से पहले बेरोजगारी दर 6% थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो अभी भी क्या है, वो 7% रहेगी, वो वापस 6 नहीं होगी, 1% वो ज़्यादा ही रहेगी। तो हम कोविड की रिकवरी उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में जितना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कर लेंगी। ठीक बात है। इसके बाद देखिए, वर्ष 2030 तक जो ग्रीन और ब्लू इन्वेस्टमेंट है, इसके माध्यम से युवाओं के लिए विशेष रूप से स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय कृषि, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसमें अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, लगभग 8.4 मिलियन। ग्रीन जॉब्स, जो एक मोदी जी वाली मैंने वीडियो की आपसे बात की थी, उसमें ये भी एक्चुअली वर्ड आया है, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ग्रीन जॉब्स पे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ध्यान आने लगा है, यानी कि ऐसी नौकरियां जो जब आप क्लीन एनर्जी या फिर जब आप पर्यावरण की फ्रेंडली चीज़ें जब आप कर रहे हैं उसमें जो जॉब्स जनरेट हो रही हैं। ठीक बात है। फिर ये कह रहा है 2030 तक सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज अगर प्राप्त हो जाए तो वैश्विक स्तर पर 24 मिलियन अधिक रोजगार जो है सृजन होगा। ठीक है, ये तो थे इंटरनेशनल लेवल के लिए कुछ बिंदु। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो देखिए, 2020 के सापेक्ष 2021 के पहले 9 महीनों में जो युवा रोजगार भागीदारी दर रही थी उसमें 0.9% की गिरावट आई है, और इसी अवधि में वयस्कों के लिए इसमें 2% की वृद्धि हुई है। तो देखिए, युवा जो एक रोजगार भागीदारी थी उसमें कमी देखने को मिली है, वयस्क वालों में वृद्धि मिली है। ठीक है। फिर देखिए, 15 से 20 साल की आयु वर्ग के लिए तो ये स्थिति क्या है, ज़्यादा गंभीर है, यानी कि युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है कम हो रही हैं कोविड के बाद की दुनिया में, और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा बुरा है। जैसे युवा भारतीय महिलाओं में वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में युवा भारतीय पुरुषों की तुलना में क्या है, सापेक्ष रोजगार कमी का अनुभव किया है। ठीक है। वैश्विक श्रम बाजार में भी जो युवा भारतीय पुरुष है उनकी भागीदारी 16% है, लेकिन युवा भारतीय महिलाओं की भागीदारी केवल 5% है। ठीक बात है। फिर ये कहता है स्कूली बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, भारत में 18 महीने के लिए लगभग स्कूल को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से 24% बच्चों में जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है और में से केवल 8%, और शहरी क्षेत्रों में केवल 23% बच्चों की क्या है, ऑनलाइन शिक्षा तक पर्याप्त पहुंच थी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो केवल 8% बच्चे ही ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे थे, शहरों में फिर भी 24-25 के लगभग ही आंकड़ा था। भारत में औसतन जो 92% बच्चे हैं कम से कम एक भाषा में अपनी मूलभूत क्षमता खो चुके हैं, और लगभग 82% बच्चे गणित में अपनी मूलभूत क्षमता खो चुके हैं। इतने लंबे टाइम तक एजुकेशन का एक जो गैप रहा है, तो बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर इससे बहुत ज़्यादा फर्क क्या है, पड़ा है। ठीक बात है। ये कुछ फाइंडिंग्स। इसके अलावा देखिए, रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो सरकारी विद्यालयों में टीचर्स थे उनको काफ़ी कम वेतन का भुगतान किया गया था। इसके अलावा ये बताया जो घरेलू कार्य है उसको भारत में बहुत ज़्यादा अनौपचारिक, वेरी इनफॉर्मल नेचर का जो है काम समझा जाता है। इसका पारिश्रमिक भी अत्यंत कम है। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होती हैं उनकी जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक काम को कुछ ज़्यादा मुश्किल माना ही नहीं जाता। ठीक बात है। चलिए, तो ये हम समझ गए, रिपोर्ट की फाइंडिंग समझ में आ गई, रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया। नाउ हमें क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से उसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, सामाजिक संवाद रिपोर्ट। दीज आर योर ऑप्शंस। पूछा है कौन सा सही है। तो देखिए, ये चारों ही सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है।
इसके अलावा 2-4 रिपोर्ट और है जो इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाले जाते हैं, उनको भी जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपने 5वें टॉपिक की, भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना अभ्यास। ये PIB पे एक आर्टिकल आया था। इस अभ्यास का नाम है उदार शक्ति। तो उदार शक्ति किस किस के बीच में हुआ है? भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में। ये क्या है? एक द्विपक्षीय अभ्यास है। कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय, 4 दिन तक चलेगा। भारतीय वायुसेना का जो Su-30 MKI है और C-17 विमान है, वो इस हवाई अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक। दूसरी ओर जो मलेशियाई वायुसेना है वो Su-30 MKM विमान के साथ भाग ले रही है। 4 दिनों के दौरान जो दोनों वायुसेनाएं हैं वो विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास जो है इसमें करेगी। अगर इस अभ्यास की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जो पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास हुआ था जिसमें फ्रंट लाइन सुखोई 30 का मेंशन किया गया था, वो कब हुआ था? 2018 में, राइट। इसके अलावा 2008 से लेकर 2010 के बीच में मलेशियाई पायलटों को Su-30 SKM विमान पर प्रशिक्षण देने के लिए जो भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण दल था उसको मलेशिया में तैनात किया गया था। लगभग 2 साल के लिए हमारा एक ट्रेनिंग देने वाला दल उनके यहाँ रहा था, जिन्होंने वहाँ के पायलट्स को क्या है, ट्रेनिंग दी थी। तो इन सारी एक्टिविटीज से होता क्या है, महत्व क्या होता है, आप एक पिक्चर देख सकते हैं। तो देखिए, तो दोनों सेनाओं के बीच जो संबंध है वो मजबूत होते हैं, जो फ्रेंडशिप है दोनों कंट्रीज के बीच वो मजबूत होती है, एरिया की जो सुरक्षा है वो मजबूत होती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगी और आपसी जो युद्ध क्षमता है उन पर चर्चा भी करेगी। इससे एरिया में जो एक सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पार्टनरशिप कर पाते हैं। ठीक बात है। तो बेसिक है उदार शक्ति, 2 कंट्रीज, नाम ध्यान रखिएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना और जो रॉयल मलेशियाई वायुसेना है उनके बीच ये अभ्यास क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, राइट। फिर ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI और C-17 विमान के साथ हवाई जो अभ्यास है उसमें भाग ले रही है, जबकि जो मलेशियाई वायुसेना है वो अमेरिकी F-16 विमान के साथ भाग ले रही है। तो देखिए, क्या हमने अमेरिकी F-16 का नाम लिया है? नहीं लिया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ये परखने के लिए कि क्या आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है, आप उससे क्वेश्चन कर पाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। द्विपक्षीय अभ्यास है, 2 साल में होता है और ये भारतीय वायुसेना के जो विमान है उनके नाम भी ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो हमारा देखिए केवल पहला ठीक है, ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक बात है। तो थोड़ा इजी सा आज का हमारा वीडियो था, इजी टॉपिक्स थे, इजी क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, जल्दी से याद हो जाएंगे, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। बहुत जल्द आपको जो है एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ में मिलूंगी, लेकिन इससे बीच एक बहुत इंटरेस्टेड वीडियो जो कि प्रधानमंत्री की लाल किले की प्राचीर से संबोधन था उस पर आधारित होगी, जो अवश्य ही आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में हेल्प करेगा, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।